क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। पूरे सूबे में जहरीली शराब को लेकर मचा है कोहराम। जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की हुई मौत। इस मौत का जिम्मेदार कौन? आखिर कैसे आ जाती है बिहार में जहरीली शराब? क्या प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं? जिलाधिकारी ने जहरीली शराब पीने से मौत की बात से किया इनकार। शराब बिक्री की जानकारी देने के लिए लोगों ने एसएसपी को किया फोन, परंतु एसएसपी ने फोन ही रिसीव नहीं किया। अब कौन देगा जवाब? बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद जहरीली शराब ने इस साल कई परिवारों की होली बदरंग कर दी। रविवार को भागलपुर के साहिबगंज मोहल्ले में शराब पीने से 4 की मौत हुई, जबकि एक की आंख की रोशनी चली गई। मौत के बाद प्रशासनिक अमले में जहां बेचैनी है, तो वहीं लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना से नाराज लोगों ने साहिबगंज सुल्तानगंज सड़क को जाम कर खूब हंगामा किया। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। मरने वालों में संदीप यादव, मिथुन कुमार, नीलेश कुमार व एक अन्य युवक शामिल हैं। वहीं जहरीली शराब पीने से छोटू शाह की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि वे इस संबंध में कुछ भी बोलने के लिए परहेज कर रही हैं। भागलपुर जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर जिले में अब तक 1.5 दर्जन से भी अधिक लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हो चुकी हैं, जिसमें थाने का एक ड्राइवर भी है। वहीं प्रशासन इसे संदिग्ध मौत बताकर पल्ला झाड़ते आ रहा है। लेकिन साहिबगंज में हुई 4 की मौत पर परिजनों ने कहा कि मरने वालों ने शराब पी थी। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि साहिबगंज में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। एसएसपी से लेकर स्थानीय थाने से शिकायत की गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साहिबगंज के ही मुन्ना चौधरी और श्याम चौधरी पर शराब बेचने का आरोप लगाया। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस मामले में कहा कि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि जहरीली शराब पीने से ही इन सबों की मौत हुई। जिन परिवारों में ऐसी घटना हुई, उन्हें पोस्टमार्टम कराना चाहिए और तभी पता चलेगा कि आखिर मौत का कारण क्या है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि आपके आसपास भी अगर कोई गलत कार्य हो रहा है, तो इसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन में अवश्य दें, जिससे बड़ी घटना न हो सके। आज की इस घटना के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार से सटे सभी राज्यों में पूर्ण रूपेण नाकेबंदी कर दी गई। कोई भी शराब लेकर बिहार नहीं आ सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी टीम बनाकर इस अभियान में जुटी हुई है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी होगा। और दूसरा जो है वही रहता है जिसका होता है पोस्टमार्टम के बाद वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी, कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है, हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति है, 2 परिवार के 2 सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है, पहले वो भी नहीं पोस्टमार्टम कराना चाह रहे थे, फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा दिया। उसके बाद जो 2 व्यक्ति, उनके परिवार जिन्होंने सीधा मना कर दिया कि हार्ट अटैक या किसी और बीमारी से। एक जो है वो इलाजरत है, जो इलाजरत है उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, अपना जो फर्द बयान बताया। उनके पिता का कहना है कि उनको नहीं पता है, जब बीमार होकर के आए तो उसके बाद हमने इनको मायागंज अस्पताल में, लेकिन हम लोग यहीं पर जो है चैप्टर क्लोज नहीं कर रहे हैं। लोग का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, चलेगा। है वो तो खुद बोल रहा है शराब पिए थे हम। अगर इस तरह की कोई सूचना आएगी कि उन्होंने शराब पी है और इस कारण से वो बीमार पड़े हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पिता से बात हुई है, डॉक्टर की सलाह पे ही हम लोग बात करते हैं। ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, ठीक है। इस तरह के सेंसिटिव मैटर में किसी सूचना को वेरीफाई करके ही हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, ऐसा मेरा सब लोगों से आग्रह होगा। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसा एसडीओ एसडीपीओ ने रिपोर्ट दे दिया है कि उनके पिता से बात हुई है, लेकिन अभी तक फर्द बयान और इस तरह जो आगे की कार्रवाई, जो पुलिस की कार्रवाई होती है, वो दर्ज नहीं हुआ है। और अगर इस तरह की बात आएगी तो बिल्कुल वो रिपोर्ट में आएगा और उस हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे। तो जिनका अंत्येष्टि हो गया। और अभियान के साथ साथ जनता को जागरूक करने का भी अभियान हम लोगों ने तैयार किया है, एक प्लानिंग कि हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक समितियों का गठन किया जाएगा और जिसमें स्थानीय जो लोग हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि समाज में एक जागरूकता आए और लोग अपने आसपास होने वाले इस तरह के गलत काम को खुद ही रोकने के लिए प्रेरित हों।
और पुलिस उनके साथ कंधा से कंधा मिला के इस पर काम करेगी। इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत योजना तैयार की है। कल से इसको ट्रायल मोड में शुरू किया जाएगा और 23 तारीख को हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के उपस्थिति में। तो ये तो अभियान की बात है जो रोकने के लिए है। सर आज जो पूछताछ के लिए लाया गया था सर, क्या कुछ सामने आया सर? वहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटी है साहबगंज में, वहाँ पे बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा कि कुछ चौधरी परिवार हैं जो इस तरह का काम करते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं। तो वहाँ जांच में पाया गया कि पहले भी उनके यहाँ छापामारी हुई है, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, इनको पूछताछ के लिए लाया गया है और इसके बाद पूछताछ के बाद आगे जो साक्ष्य आएगा या जो आगे जानकारी मिलेगी उसके आधार पे आगे ही कार्रवाई की जाएगी। सर, एक युवक है, गौरव नाम का लड़का है, उसने कहा कि 13 मार्च को जो है 3 थानों को उसने सूचना दी थी कि यहाँ पर शराब आई हुई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, थाना एक दूसरे पर फेंकते रहे। इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? हम लोग इसकी जांच कराएंगे और अगर एविडेंस पाया जाएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा माहौल होता है जहाँ पर कुछ मामले को बढ़ा चढ़ाकर भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, अगर सच्चाई होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। सर आप जलवा दिखेगा कि नहीं स्मार्टफोन के बाद? देखिए, हम पूरी टीम काम पे लगी हुई है, कोई व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है और इसको पूरी टीम ही इसको हम लोग नियंत्रण करेंगे। पूरी टीम को हम लोगों ने लगाया है, जो पड़ोसी राज्य हैं उसकी सीमाओं पे भी चौकसी करने के लिए निर्देश दिया है, उस पर भी सूचना संकलन हम लोग कर रहे हैं। और जिला के अंदर में जो पिछले 1 महीने में जो ड्राइव चला है, अब लगभग देशी शराब का निर्माण नहीं के बराबर हो रहा है। हालांकि बहुत जो दूर के दियारा वाले एरिया हैं उस पर अब हम लोगों का टारगेट है। आज भी सबौर थाना ने नदी क्षेत्र में छापेमारी की है 9 जिला के साथ मिलकर, तो दियारा एरिया पे भी हम लोगों का ध्यान है। लेकिन जो पूरे जिला में बसावट के अंदर गांव में शहर में छोटे छोटे जो लोग ऐसे हैं जो धंधे में संलिप्त हैं, हालांकि जिनकी संख्या में जिनकी गतिविधि में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी वहाँ हम लोग आम लोगों की मदद से इनको नियंत्रित करेंगे और समाज में एक माहौल बनाएंगे। होली का रंग उतरा लेकिन दाग रह गया। भागलपुर के मुद्दे में सबसे खास मुद्दा भोलानाथ पुल का है। आवाज पहुंची सदन तक। भोलानाथ पुल के नीचे बारिश के जल जमाव की परेशानियों से मिल सकती है जल्द शहरवासियों को निजात। भागलपुर में कितने राजनीतिक पार्टीज आई और चली गईं, लेकिन भोलानाथ पुल का मुद्दा यूं ही अपनी जगह पर अवस्थित है। केंद्र में कितनी बार फाइल्स खुली और दबकर रह गई। भागलपुर का स्मार्ट सिटी में चयन होने से कई वर्ष बीत गए, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल के मुद्दे पर नगर निगम अब तक सवालों के घेरे में है। बता दें कि कई दशकों से बारिश के मौसम में भोलानाथ पुल के नीचे काफी जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी क्षेत्र में कई घंटों तक यातायात सेवाएं बाधित रहती हैं। इतना ही नहीं, लगातार गटर से निकलने वाले पानी का बहाव इतना तेज रहता है कि पैदल चलने वाले लोगों को भी आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत बिहार विधानमंडल दल के नेता व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इस बार सदन में फिर से जोरदार आवाज उठाते हुए भोलानाथ पुल के जीर्णोद्धार की बात रखी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उम्मीद है 3 से 4 महीने में इसका टेंडर हो जाएगा और शहर वालों को इस जल जमाव की परेशानी से निजात मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या ये मुद्दा कागज में ही सिमट कर रह जाता है या फिर से इस पर राजनीतिक सरगर्मी तेज होकर फिर से ये जनता को लुभाकर वोट लेने का मुद्दा बनता है, या जमीनी स्तर पर भी कुछ हो पाता है। मैं जब से जनता ने मुझे जीत दिलाई है, ये 3री बार मैं जीता हूं, तब से सदन के अंदर भोलानाथ पुल, क्योंकि ये भोलानाथ पुल एक आरोपी का मतलब नहीं है। ये मतलब है 3 से 4 लाख जनता। जब बारिश होती है तो बच्चियां स्कूल नहीं जा सकते, कमर भर पानी होता है स्कूल के नीचे। और इस बार भी मैंने उठाया है और इस बार भी माननीय मंत्री से पर्सनली बात किए हैं, उनसे भी, योजना के मंत्री जो आदरणीय विजेंद्र यादव जी हैं, नितिन जी, सबसे बात किए हैं, आदरणीय तारकेश्वर जी डिप्टी सीएम से बात किए हैं। इस बार उन्होंने कहा कि हो जाएगा, थोड़ा फंड का अभाव है, लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूँ ये जितनी इसकी ज़रूरत है इन लोग भी संज्ञान में बात लिए और हमको लगता है कि 3, 4, 5 महीने में टेंडर होना चाहिए। नवगछिया के धोबिनिया में भतीजे ने चाचा की कर दी हत्या। नवगछिया थाना क्षेत्र के धोबिनिया में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मधेपुरा जिले के चौसा निवासी भरत यादव हैं। वो धोबिनिया में अपनी बहनोई के गोसाई यादव के घर रह रहा था। इस संबंध में भांजा विनोद यादव ने भरत यादव 30 वर्ष तक पंजाब में रहकर मजदूरी करता था। वो 3 वर्ष पहले घर आया था। घर पर भाई गुगली यादव व उसके परिवार के लोग जमीन बेच रहे थे। इसका भरत यादव विरोध कर रहा था। उसके भाई व उसका पुत्र उसकी हत्या करना चाहता था। इसकी जानकारी उसने अपने भांजे विनोद यादव को दी। भांजा जब मामा के पास पहुंचा तो गुगली यादव उसके साथ भी मारपीट करने लगा। वो इसकी जानकारी चौसा थाने की पुलिस को दिया। चौसा थाने की पुलिस के हस्तक्षेप के पश्चात वो भरत यादव को अपने साथ लेकर धोबिनिया आ गया। धोबिनिया में तड़के सुबह मकई के खेत में अपराधियों ने भरत यादव को गोली मार दी। उसे 2 गोली मारी गई, एक गोली कनपट्टी, एक गोली सर के पीछे मारी गई। घटनास्थल पर ही भरत यादव की मौत हो गई।
घटना की सूचना पाकर नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। घटना की प्राथमिकी मृतक की बहनोई गोसाई यादव के बयान पर दर्ज की गई, जिसमें उसके भाई गुगली यादव, उसके पुत्र व पोते को नामजद आरोपित बनाया गया। जमीन विवाद को लेकर ही गुगली यादव ने अपने एक और भाई नन्हू यादव की हत्या कर चुका है। पुश्तैनी जमीन 1 बीघा है, उसी जमीन पर कब्जे को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुगली यादव ने भी अपने भाई की हत्या की प्राथमिकी का आवेदन देकर नवगछिया थाने पहुंचे। उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। क्या नाम है मृतक का? भारत यादव सर। आप उनका कौन है? उनका भेगना है सर। क्या हुआ घटना? घटना जमीन था सर, तो इसका बड़ा भाई बेच रहा था, तो ये मना किया, तो इसके साथ मारपीट लोग किया। अच्छा। तो मारपीट किया तो हमको फोन किया धोबिनिया सर, हम हमको ऐसे कर रहा था। तो हम गए तो हमरे भी साथ उलझ गया, तो हम पुलिस के सहारा चले गए, चौसा थाना चले गए। तो चौसा थाना जाने के बाद पुलिस को हम कहे, पुलिस बोला चलो ठीक है। पुलिस हमरे साथ गई, हमारा मामा को पूछा कि कहाँ रहना है तुमको जी, तो पुलिस के सामने बोला कि हम धोबिनिया रहेंगे, यहाँ हमको मार देगा वो जी। अच्छा। इनका घर कहाँ पे है? जो उनका चौसा घर है। यहाँ फिर यहाँ उसका बोहना कल रहता था। अच्छा। बोहना का नाम गोसाई यादव। अच्छा। कब गोली मारा है? जो ये सवेरे मारा है, सुबह जो है ना सर फेरछा हो गया था एकदम बिल्कुल फ्रेश दिन। मकई से निकल के हम लोग जा रहे थे दुकानदारी खोलने के लिए, तो मकई से देखे निकल के बस गोली मारना चालू। अच्छा। कौन मारा है? कौन मारा है को पता है? जी कौन? संजय, राहुल, मंजय। अच्छा। कहाँ का है ये? चौसा का है सर। चौसा का है जी सर। अच्छा। आपके कौन है? मामा है? मामा है मेरा सर। आपका नाम? हम ही लोग तो उसको लाए थे सर, तो पुलिस के द्वारा से सर। चौसा थाना मदद नहीं करता ना सर, तो ये 6-7-8 महीना पहले इसको मार देता। वहाँ से मदद करके हम लोग पुलिस के द्वारा से लाए थे। क्या गोली लगा है? गोली तो 2-3 बार देख रहे हैं सर। अच्छा। कहाँ मारा है? सीने में? नहीं, एक कान में है, एक पीछे वाला कोकड़ी में है सर, एक ये लगले पीठी में भी लगता है गोली लगा हुआ है, खून से लथपथ है, उतना दिखाई नहीं बुड़की दे रहा है। इनके कितने बाल बच्चे हैं? सर इनको बेच लिया गया था पहले पंजाब में, वही भाई बेच लिया था जो भाई की आज गोली मार दिया। ये पहले आज 32 साल पे आया है पंजाब से सर, बेच लिया था पंजाब में। पंजाब में पंजाबी नहीं इसको छोड़ता था, तो 32 साल के बाद इनको छोड़ा दिया सर। तो वहाँ से तब किसी तरह आया, वो भी लाया था एक सहरसा मधेपुरा जिला का था, पूर्णिया जिला का। वो लोग मिस्त्री थे जात के सर, वही लोग उसको लाया था वहाँ से। ये भुला भी गया था रास्ता गाँव घर, वो लाया था। जैसे लाया सर तो ये लोग रखने के लिए नहीं तैयार था, तो किसी तरह हम लोग कहा के कि मामू के रह दो, तो अन्याय दियो, जमीन जगह रह दो। उसका पत्नी को भी भगवा दिया बड़का भाई। तो सर यही बात है, जमीने का मैटर। कितना उम्र होता होगा इनका? इनका 45 वर्ष हुआ। 45 55 हाँ 55 उम्र। तो सर मामा है, हमसे तो बड़ा है, इसका तो अनुभव नहीं है सर, लेकिन वो 50 से ऊपर का है अनुभव। आपका नाम? मेरा नाम विनोद यादव है। जहांगीरपुर बैसी कटाव को लेकर कमेटी गठन का निर्णय। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी पंचायत में कटाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाई। रविवार को काली मंदिर परिसर में कटाव निरोधी कार्य को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि अता उल हक ने की। कमेटी में अध्यक्ष उत्तम लाल शर्मा, संयोजक विंदेश्वरी प्रसाद यादव, महासचिव मुखिया प्रतिनिधि अता उल हक, सचिव संजय मंडल, दिनेश झा, उमेश कुमार, अब्दुल गफ्फार, इबादुर रहमान को सर्वसहमति से बनाया गया। बैठक में भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल पहुंचे। उन्होंने कटाव की स्थिति के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी से फोन पर बात करते कटाव की समस्या को बताया। इस बैठक में पंचायत के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी वर्ग के लोगों ने कटाव संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए कमेटी गठन, सही दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया। साथ ही विभागीय अधिकारियों तक लिखित जानकारी देने की बात कही। मौके पर नियाज अख्तर, अवधेश यादव, रहमान, इफ्तिखार आलम सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
प्रसूता को लेकर पहुंची आशा कार्यकर्ता को आया हार्ट अटैक, गई जान। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड के सुकटिया बाजार रतनगंज की आशा कार्यकर्ता सत्यभामा देवी की मौत पीएचसी गोपालपुर में शुक्रवार की दोपहर को अचानक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पीएचसी गोपालपुर में प्रसूता को लेकर प्रसव कराने हेतु आई थी। वहां अचानक वो अचेत होकर गिर गई। इसकी सूचना तत्काल वहां पर मौजूद चिकित्सक को दी गई। चिकित्सक ने उन्हें देखने के बाद उनकी मौत होने की जानकारी दी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ता की मौत हार्ट अटैक से हुई। इसकी सूचना मृतका के परिजनों को दी गई। मृतक के परिजनों को सरकार के द्वारा घोषित 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी।